अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन का जो हमारा कोर्स चल रहा है, इंशाल्लाह इसके कंप्लीट हो जाने के बाद इंशाल्लाह पावर बीआई के ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी। उसके बाद एसपीएसएस के ऊपर एक पूरा ट्रेनिंग सेशन होगा, स्मार्ट पीएलएस की ट्रेनिंग से। तो ये आगे के टारगेट्स हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग कनेक्टेड रहें इंशाल्लाह। वो सार अच्छे जो है यहाँ पे कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक सप्लाई चेन के बारे में बताया था कि बेसिक सप्लाई चेन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स को सप्लाई चेन के अंदर स्पेशलाइजेशन क्यों करनी चाहिए। अच्छा जी, आज जो है मैं जो अपना टॉपिक लेके चल रहा था इन मैनेजिंग इन्वेंट्री, उसका ये मेरा चौथा लेक्चर है। आज जो मैं डिस्कस करूँगा इन्वेंट्री मॉडल्स। मैं जो इन्वेंट्री मॉडल डिस्कस कर रहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा जी, अगर याद हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की हमने 7 एजम्पशंस पढ़ी थी। तो मैं जो है वो आपके सामने रिपीट भी कर देता हूँ थोड़ा सा कि वो 7 एजम्पशंस थी क्या। तो वो 7 एजम्पशंस जो थी वो हम थोड़ा सा इसको ज़रा देख लेते हैं दोबारा कि 7 एजम्पशंस क्या थी। ठीक है जी। अब इसके अंदर पहली एजम्पशन तो ये थी कि जो भी चीज़ ऑर्डर की जा रही है उसकी डिमांड नोन एंड कांस्टेंट होगी। ऑर्डर लीड टाइम नोन एंड कांस्टेंट होगा। रिप्लेनिशमेंट इंस्टेंटेनियस होगी। एक मैंने कहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, प्राइस इज़ कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अलाउड, कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और डिस्काउंट अलाउ नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके अंदर ईओक्यू आया था 600, यानी कि एक ऑर्डर 600 यूनिट का प्लेस होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा। ईओक्यू की इंटरप्रिटेशन ये होगी, वन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड एट द ईओक्यू क्वांटिटी। उससे ज़्यादा भी ना हो, उससे कम भी ना हो। ज़्यादा होगा तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगा तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पर एक आता है। मसला ये आता है कि जी अगर सप्लायर मिसाल के तौर पर एक यूनिट 20 रुपये का दे रहा है, उसकी जो इनवाइस वैल्यू है पर यूनिट वो 20 रुपये की है, और मैं उसको एक ऑर्डर दे रहा हूँ 600 यूनिट का। ठीक है जी। अब मैं सप्लायर को फ़ोन करता हूँ, मैं उसको एक पीओ जनरेट करके देता हूँ। तो सप्लायर मुझसे कांटेक्ट करता है कि सर जी आपके लिए एक ऑफ़र है, आप एक काम करें, आप मुझे ऑर्डर 600 के बजाय ज़्यादा यूनिट का दे दें, आप 800 यूनिट का ऑर्डर दे दें, मैं आपको 20 के बजाय 18 का लगा दूँगा, यानी कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा आसान अल्फाज में। तो अब मसला यहाँ पे ये है कि जो 7 एजम्पशंस हमने पढ़ी थी उसके अंदर जो चौथी एजम्पशंस थी, प्राइस इज़ नोन एंड कांस्टेंट, वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम सप्लायर से डिस्काउंट की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो तो पूरे साल की सेम रहेगी। अगर हमने उसकी डिस्काउंट की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो परचेज़ कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी और वो फिर एक ईओक्यू की जो एजम्पशन है वो फेल हो जाएगी। तो वहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाएगी। तो अब एक ये मसला है। लेकिन अब प्रैक्टिकली हमारे जहन में भी बात आ रही है कि यार एक तो इतनी अच्छी ऑफ़र दे रहा है वो हमें कि यार 20 के बजाय 18 का लगा दूंगा, तो इसकी ऑफ़र को हम एक्सेप्ट क्यों ना करें, हम ईओक्यू की बात क्यों ना मानें। ईओक्यू कहता है कि अगर आपने सप्लायर की बात मान ली तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री होल्ड करोगे अपने वेयर हाउस के अंदर, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ज़रा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ईओक्यू तो ये कहता है, ठीक है जी, अगर मैं एक ज़रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है ना वो रिलैक्स करता है एक एजम्पशन को कि डिस्काउंट अलाउ नहीं है। अपडेटेड वर्जन है ईओक्यू का, गिव ऑर्डरिंग डिसीजन अलॉन्ग विद प्राइस। ये हमें ये बताता है कि हमें किस प्राइस पे ऑर्डर करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है इसके बिहाइंड, जो कॉन्सेप्ट है जो मैं लेके चल रहा था।
मसला ये है कि अगर सप्लायर की बात मान लेते हैं और उससे डिस्काउंट की ऑफ़र ले लेता हूँ मैं, तो यूक्यू ये कहता है कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर दिया तो मंगा के रखोगे तो वेयर हाउस में ही ना, तो मसला हो जाएगा आपके लिए। तो आप तो अपनी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ा रहे हैं, बात तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम होगा क्या? एट द सेम टाइम ये होगा, अगर हम ऑर्डर करते हैं ज़्यादा यूक्यू से, ठीक है ना, तो होगा क्या? होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना, होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। एट द सेम टाइम सप्लायर आपसे कहेगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट की जो परचेज़ कॉस्ट है वो भी तो डिक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, परचेज़ कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होगी। और अगर आप ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, आपके पास जो और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की क्वांटिटी है, जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं वो क्योंकि डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो एट द सेम टाइम ऑर्डर कॉस्ट भी क्या होगी भाई? डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि जी होल्डिंग कॉस्ट तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम परचेज़ कॉस्ट कम हो रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो सप्लायर कह रहा है कि जी आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपकी परचेज़ कॉस्ट तो मैं कम कर रहा हूँ और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, आपको कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो वेयर हाउस वाला है वो ये कह रहा है कि अगर आप मेरे पास इतनी इन्वेंट्री डंप करके रखोगे तो आपको होल्ड करनी पड़ेगी, इसके होल्डिंग चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो फिर इसके अकॉर्डिंग डिसीजन कैसे लें? अब इसकी हमें पास फिर अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो हमने पढ़ा था वो बराबर होता है कि भाई एक चीज़ हमने ख़रीदी कितने की, परचेज़ कॉस्ट, एक चीज़ को रखने की कॉस्ट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और एक चीज़ को मंगाने की कॉस्ट जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो TIC बराबर होता है APC एनुअल परचेज़ कॉस्ट, ASC एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और AOC एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन तीन कॉस्ट को जब ऐड करते हैं तो TIC बनता है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल को देखना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ओवरऑल TAIC को डिक्रीज़ करें, TIC को मिनिमम लेवल पे लेके जाएं। अगर डिस्काउंट लेने से भाई TIC मेरा कम हो जाता है तो मैं कहूँगा कि चलो यार डिस्काउंट लेने में फ़ायदा है, और अगर TIC डिक्रीज़ नहीं हो रहा, होल्डिंग कॉस्ट की वजह से बढ़ रहा है, तो मैं बोलूँगा यार डिस्काउंट लेने में बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। इसकी एग्जांपल मैं अब आपको देता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, अब दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक शॉप तो आपके घर के पास है, मिसाल के तौर पर अपने घर की ग्रॉसरी ख़रीदनी है, तो आपके घर के पास ही एक जनरल स्टोर है, उसको आप एक पर्ची देते हैं सामान की, वो आपको बिल बना के देता है, भाई इतने का दूंगा मैं। बोलते हैं यार ये तो महंगा दे रहा है, एक काम करते हैं वो बड़े इम्तियाज़ स्टोर है वहाँ से जाके लेते हैं। इम्तियाज़ स्टोर आपके घर से 10 किलोमीटर की फासले पर है। जब इम्तियाज़ स्टोर से आपने जाके लिया तो इम्तियाज़ स्टोर से जो पूरा आपका ग्रॉसरी का सामान होगा वो वहाँ पे आपको या तो किसी गाड़ी में रख के लाना पड़ेगा, या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, उसकी रक्शे में रख के लाना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है ना। तो वो भी तो आपसे पैसे लेगा, फ्री में तो नहीं लेकर आएगा वो। तो अब देखना ये पड़ेगा कि यार आपको ओवरऑल बेनिफिट मोहल्ले के जनरल स्टोर से लेने में हो रहा है या इम्तियाज़ से लेने में हो रहा है, क्योंकि अगर वो इम्तियाज़ से लेकर आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर घर से पास से लेते हैं तो वहाँ पे परचेज़ कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप ये डिसीजन लेंगे कैसे कि मुझे कहाँ से लेना चाहिए? आप ओवरऑल ट्रेड ऑफ देखेंगे कि मुझे सस्ता कहाँ से पड़ रहा है। मुझे घर के पास से सस्ता पड़ रहा है तो मैं घर के पास से लूँगा, अगर जी मुझे इम्तियाज़ से सस्ता पड़ रहा है तो मैं वहाँ से लूँगा, ठीक है जी। तो ये एक लॉजिक है कि हम ओवरऑल बेनिफिट को देखते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट फैक्टर को नहीं देखते। तो हम इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए भी ओवरऑल टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट की एवोल्यूशन करेंगे, ना कि इंडिविजुअल फैक्टर्स की। अगर ये करते हैं तो भाई परचेज़ कॉस्ट बढ़ रही है, एट द सेम टाइम परचेज़ कॉस्ट बढ़ रही है तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो रही है। तो हम ये फैक्टर्स नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे ओवरऑल हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास फिर जो मॉडल डिज़ाइन किया गया इस चीज़ के एवोल्यूशन के लिए, उसको कहा जाता है क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, ठीक है ना। देखते हैं जी ये होता क्या है, आगे चलते हैं। अब एक सिचुएशन है, इसके ज़रिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। Assume Corporation is a multinational company that purchase one of its critical component from supplier who offer
क्वांटिटी डिस्काउंट टू इंक्रीज लार्ज ऑर्डर क्वांटिटी। सून कॉर्पोरेशन का जिक्र हो रहा है भाई, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये अपना क्रेडिट का कंपोनेंट उस सप्लायर से ख़रीदती है जो कि डिस्काउंट ऑफर करती है लार्ज क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। सप्लाई चेन मैनेजर वांट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू ऑप्टिमाइज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। सप्लाई चेन मानना चाह रहा है कि भाई मैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकालूँ कि मेरी एनुअल कॉस्ट क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। जो कंपोनेंट वो मंगा रहे हैं, सप्लायर से ख़रीद रहे हैं, उसकी जो एनुअल डिमांड है वो हमारे पास कितनी है जी, 1000 यूनिट है। 1000 यूनिट की एनुअल डिमांड है और इसकी ऑर्डर कॉस्ट कितनी है जी, 20 पर ऑर्डर। जब भी ऑर्डर करते हैं तो $20 की कॉस्ट आती है। होल्डिंग रेट जो है 25% अप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट का। प्राइस स्केजुअल नीचे दे रहा है। अब यहाँ पे मसला ये हो गया कि जी डिमांड है हमारे पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर यूनिट 20 है, होल्डिंग कॉस्ट है 25%। अब यूनिट कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट एक नहीं है, यूनिट कॉस्ट 3 है। सप्लायर ये कह रहा है कि भाई मेरी कॉस्ट, मेरी जो प्राइस है ना वो एक नहीं है, मेरी प्राइस 3 है, 3 प्राइस स्केजुअल है मेरे पास। अगर आप 1 से लेकर 200 यूनिट तक परचेज़ करते हो ना तो मैं आपको 1 यूनिट दूंगा $5 का। 201 से लेकर 500 तक परचेज़ करते हैं तो मैं आपको 1 यूनिट दूंगा $4.5 का। 501 या उससे अबव परचेज़ करते हैं तो मैं आपको 1 यूनिट दूंगा $4 का। यानी कि अगर 201 से लेकर 200 तक परचेज़ करेंगे तो 5 का होगा, 201 से 500 तक परचेज़ करेंगे जी भाई तो 4.5 यानी कि $0.5 का डिस्काउंट दे देगा। 501 से ऊपर फिर जितना भी परचेज़ करेंगे उस पर वो मुझे $4 का प्राइस देगा, ठीक है ना। तो ये प्राइस स्केजुअल अब 3 है। अब मसला ये है कि यहाँ पे जब क्योंकि सप्लायर जो है एक प्राइस नहीं दे रहा, डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पे बेसिक EOQ मॉडल तो अप्लाई नहीं हो सकता, उसके अंदर तो C एक ही होता है। तो हम अगर बेसिक EOQ निकालें तो यहाँ पे हम कॉस्ट कौन सी रखें। अगर हम 4 की प्राइस रखते हैं और EOQ का आंसर अगर उसके मुताबिक नहीं आता तो सप्लायर तो मुझसे ऑर्डर लेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मसला आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल जो है ना अप्लाई होता है 3 स्टेप के ऊपर। स्टेप 1 कि फाइंड EOQ ऑन दी लोएस्ट प्राइस, ठीक है जी। हम जो लोएस्ट प्राइस है उसके ऊपर EOQ निकालेंगे जी, ठीक है जी। तो लोएस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास, 4 थी। EOQ C = 4, 2 मल्टीप्लाई बाय, हमें फॉर्मूला पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय R कितना था हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय S कितना था 20 मल्टीप्लाई बाय होल अपॉन KC, K कितना था 0.25 मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट कितनी दे रहा है वो हमें 4 दे रहा है। इसके ऊपर जो है 200 यूनिट्स आ रहा है, 200 यूनिट्स का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आगे लिख दिया गया है नॉट फिजिबल। ये नॉट फिजिबल क्यों लिखा गया ये इसकी मैं अभी आगे जो बताऊँगा, ठीक है ना। फिर अगर यहाँ पे हमने 4.5 का प्राइस रख के देखा, ठीक है ना, 4.5 का हमने प्राइस पे हमने जब EOQ निकाला तो वो आया 189 यूनिट्स, ठीक है ना। तो ये भी नॉट फिजिबल है, ठीक है ना। और C = जब 5 पे, जब 4.5 से ऊपर पे हमने जब EOQ निकाला तो वो आया 179 यूनिट्स और ये फिजिबल है। अब ये नॉट फिजिबल और फिजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा इसको समझने की ज़रूरत है। मसला यहाँ पर ये है कि अब सप्लायर ने हमें 3 प्राइस दी थी। सप्लायर ये कह रहा था कि भाई मैं जो हूँ ना 3 प्राइस दूंगा आपको, मैं आपको 4 का प्राइस भी दूंगा, 4.5 का भी है और 5 का भी है। 4.4 का प्राइस मैं आपको जब दूंगा जब आप मुझसे परचेज़ करोगे 501 या उससे अबव इस प्राइस स्केजुअल के मुताबिक। 4 का प्राइस हमें कब मिल रहा है, जब हम कम मिनिमम कितना परचेज़ करना पड़ेगा 501, ठीक है ना। और जब हमने 4 पे EOQ निकाला तो EOQ कह रहा है कि अगर प्राइस 4 हो तो कितना ऑर्डर करो 200। तो ये तो फिजिबल नहीं है, ये ऑर्डर मुझसे सप्लायर लेगा ही नहीं, क्योंकि सप्लायर ये कह रहा है कि आप को मुझसे 4 का प्राइस अगर लेना है तो मिनिमम कितना ऑर्डर करें, मुझे 501 यूनिट ऑर्डर करें, तो मैं आपसे 200 यूनिट का ऑर्डर 4 के प्राइस के ऊपर तो नहीं लूँगा, ठीक है ना। फिर हमने 4.5 पे चेक किया, अगर ये यहाँ पे फिजिबल आ जाता है लोएस्ट प्राइस के ऊपर तो हम क्वेश्चन को यही स्टॉप कर देते, हम आगे नहीं जाते, ये हमारा आंसर होता। ये कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोएस्ट प्राइस पर अगर सप्लायर मुझसे ऑर्डर ले रहा है तो इससे बेस्ट प्राइस और क्या हो सकती है, फिर हम इसी पे प्राइस। अच्छा जी, अब हमने 4.5 पे देखा तो उस पर वो कह रहा है कि जी 189, EOQ कह रहा है कि 189 यूनिट्स ऑर्डर करो अगर प्राइस कितनी हो 4.5, ठीक है ना। लेकिन सप्लायर ये कहता है कि 4.5 का प्राइस मैं आपको जब दूंगा
जब आप मिनिमम कितना ऑर्डर करेंगे भाई, 201 यूनिट ऑर्डर करेंगे। 201 से लेके 500 तक की मेरी प्राइस जो है ना वो 4.5 है। 189 यूनिट के ऊपर मैं आपको 4.5 का यूनिट प्राइस तो नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, नॉट फिजिबल है। तो इसका मतलब है फिर हाई प्राइस जो है 5.0 की, उसके ऊपर जो है 179 यूनिट है, और 5 का प्राइस उसने दिया था 1 से लेकर 200 यूनिट तक, तो ये फिजिबल है, ये ऑर्डर वो मुझसे ले लेगा, ठीक है। तो अगर ये है तो ये ऑर्डर वो मुझसे ले लेगा। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अच्छा जी, तो पहले स्टेप में क्या करना था जी, हमने ईच प्राइस के ऊपर EOQ निकालना था। तो हमने लोएस्ट प्राइस से स्टार्ट किया। अगर लोएस्ट प्राइस पे हमें फिजिबल मिल जाता है, तो ये फिजिबल नहीं हुआ तो हम आगे जाएंगे, हम स्टेप 2 पे जाएंगे। और अगर हमें फिजिबल नहीं मिलता लोएस्ट प्राइस के ऊपर, तो हम फिर स्टेप 2 पे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम स्टेप 2 पे जाएंगे। अब स्टेप 2 पे क्या करना है जी, हमने फाइंड TIC ऑन फिजिबल क्वांटिटी एंड लोएस्ट प्राइस ब्रेकअप, ठीक है जी। फाइंड टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालनी है। किस पे निकालनी है, फिजिबल क्वांटिटी जो कि आपकी आई है। फिजिबल क्वांटिटी कितनी आई है हमारी, 179 यूनिट्स आई है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। तो फिजिबल क्वांटिटी कितनी थी, 179, और प्राइस कितनी प्राइस पे आई थी, 5 के प्राइस पर आई थी। तो इस पर टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाल ली हमने। ये कितनी आई, TIC का फॉर्मूला किसके बराबर होता है जी, R मल्टीप्लाई बाई C Q डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये। अगर TIC कैसे निकालते हैं ये आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि भाई TIC कैसे निकालेंगे। TIC निकाला है हमने, क्वांटिटी कितनी रखी हुई है इसमें 179, और कॉस्ट कितनी रखी हुई है C=5, ठीक है ना। तो ये हमने TIC के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है ना। और ये जो है हमने जब तीनों चीज़ें निकाली, तो ये मेरी परचेज कॉस्ट आई, ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट आई, और ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई। अब ज़रा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट उस क्वांटिटी पे निकालेंगे जो कि EOQ के फॉर्मूले से आई है, तो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर आएगी, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी थी 179, ये EOQ के फॉर्मूले से ड्राइव होकर आई थी। तो यहाँ पे हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, बराबर आ रही है तकरीबन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला स्टेप ये होगा कि अगर इससे कम प्राइस कितनी थी, वो थी 4.5। अब 4.5 प्राइस के ऊपर TIC निकालेंगे। तो प्राइस कितनी रखेंगे जी, 4.5, ठीक है ना। और क्वांटिटी कितनी रखेंगे जी, क्वांटिटी रखेंगे 201। अब इसकी लॉजिक क्या है, 5 पे पहले हमने निकाला, फिजिबल था, ठीक है ना। फिर हमने इससे कम प्राइस दी 4.5, और क्वांटिटी कितनी रखी, क्वांटिटी हालांकि यहाँ पर कितनी आई थी 4.5 के ऊपर 189, लेकिन ये क्वांटिटी हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसके आगे नॉट फिजिबल लिखा हुआ है। क्योंकि जब ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो सकता इस क्वांटिटी पे, तो हम ये क्वांटिटी क्यों रखेंगे। हमें ये देखना है कि 4.5 का प्राइस सप्लायर से लेने के लिए हमें मिनिमम कितना ऑर्डर करना पड़ेगा भाई। 4.5 का प्राइस देने के लिए हमें मिनिमम 201 यूनिट ऑर्डर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम क्वांटिटी कितनी लेंगे, 201, जो कि ऑर्डर प्लेस हो सकता है, ठीक है जी। तो 201 का हमने प्राइस, हमने यहाँ पे क्वांटिटी ली और प्राइस कितनी रखी 4.5। इस पे ऊपर हमने TIC निकाल लिया, जो कि कितना है 4712, ठीक है ना। TIC कैसे निकालते हैं ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वो लेक्चर आप रिव्यू कर सकते हैं मेरा, ठीक है जी। अब इससे क्या कोई कम प्राइस भी है, इससे कम प्राइस भी है भाई। इसकी कम प्राइस कितनी थी 4.0, ठीक है ना। अब 4.0 पे निकालेंगे, ठीक है जी। तो 4.0 पे हम निकालेंगे। अब 4.0 का जो पॉइंट, 4.0 का प्राइस देने के लिए सप्लायर मुझे मिनिमम कितना ऑर्डर करने के लिए कह रहा है। प्राइस कैजुअल देखते हैं दोबारा, तो प्राइस कैजुअल देखते हैं। तो 4.0 का प्राइस के लिए मुझे मिनिमम कितना ऑर्डर करना पड़ेगा भाई, 501। तो मैं TIC के अंदर क्वांटिटी कितनी रखूँगा, 501 यूनिट, ठीक है ना। तो C=4 एंड Q=501। जब हमने इस पर पूरी कॉस्ट निकाली तो ये आ गई हमारे पास 4290। अब ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। जो क्वांटिटी EOQ के फॉर्मूले से ड्राइव होकर आई थी 4.5 के ऊपर, वो कितनी थी 189 यूनिट। लेकिन जो हमने कॉस्ट निकाली वो निकाली 201 पे। ज़रा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। 4.5 के ऊपर EOQ कह रहा था 189 ऑर्डर करें, लेकिन हमने कितना कॉस्ट पे निकाली, क्योंकि सप्लायर क्या कह रहा था 201 ऑर्डर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब क्वांटिटी हमने सप्लायर की मर्ज़ी से रखी है, EOQ की मर्ज़ी से नहीं रखी। तो यहाँ पे देखें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बैलेंस नहीं हो रही। यहाँ पे होल्डिंग ज़्यादा आ रही है, ऑर्डरिंग कम आ रही है, क्योंकि EOQ के फॉर्मूले से 189 की क्वांटिटी आई थी और हमने 201 के ऊपर कॉस्ट निकाली है। तो EOQ से ज़्यादा के ऊपर हमने
निकाली है। तो यूक्यू भी अपनी बात मनवा रहा है कि भाई अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा ही हो रहा है कि जब हम 501 ऑर्डर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं यूक्यू को क्वांटिटी से, तो यहाँ पे 250 आ रहा है और यहाँ पे 39.92 आ रहा है। ये बैलेंस नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हम यूक्यू की बात नहीं मान रहे, यहाँ पे हम सप्लायर की बात को मान रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि तीनों कॉस्ट निकल आई है हमारे पास, तीनों प्राइस ब्रेकअप पे हमारे पास कॉस्ट निकले। अब देखना ये है कि ओवरऑल कॉस्ट कहाँ पर कम आ रही है जी। ओवरऑल कॉस्ट जो कम आ रही है, यहाँ पे आई 5223.61, यहाँ पे आई 4712, यहाँ पे आई 4290। तो मेरे ख्याल से सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे ये आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिस्काउंट ले लूँ तो ओवरऑल कॉस्ट मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो परचेज़ कॉस्ट थी वो 5000 थी, क्योंकि अगर मैं 5 के हिसाब से परचेज़ करता हूँ तो 1000 यूनिट 5000 के पड़ेंगे, और अगर मैं 4.5 के हिसाब से और पैसे परचेज़ करता हूँ तो 4500 के पड़ेंगे, और अगर मैं 4 के हिसाब से परचेज़ करता हूँ तो मुझे 4000 के पड़ेंगे। तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है कॉस्ट के ऊपर। इस वजह से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डिस्काउंट की वजह से कम हो रही है। ओवरऑल यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट इसके मुकाबले में ज़्यादा है। अगर हम ये वाला ऑर्डर करते तो यहाँ पे 111 आ रही है, यहाँ पे 250 आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है भाई, इसके मुकाबले में यहाँ पर कम हो रही है। तो इसका मतलब है हम ओवरऑल कॉस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट लेने में क्या है, फ़ायदा है। तो बाय कंपेयरिंग ऑल कॉस्ट तो लोएस्ट कॉस्ट कितनी है, 4.90। तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन क्या बनती है कि वी फाउंड लोएस्ट कॉस्ट ऑन Q = 501 एंड C = 4, हेंस ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 501 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट। हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए, 501 यूनिट, कितनी प्राइस के ऊपर, 4 के प्राइस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं पीछे आऊँगा। हमें फिजिबिलिटी मिली सबसे लोएस्ट हाई प्राइस के ऊपर, हमें यहाँ पे फिजिबिलिटी मिल जाती है सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर, तो हम क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, हम आगे जाते ही नहीं। क्योंकि हमें अगर लोएस्ट प्राइस के ऊपर सप्लाई मुझसे ऑर्डर ले रहा है तो इससे बेस्ट बात हो सकती है, हम तो लोएस्ट प्राइस पर ऑर्डर कर देंगे। अगर हमें फिजिबिलिटी यहाँ मिलती, यहाँ ना मिलती, हमें सेकंड प्राइस के ऊपर मिलती, तो मैं स्टेप 2 पे जाना पड़ता है। लेकिन स्टेप 2 के अंदर हम कंपैरिजन करते सिर्फ इन दोनों का, इसका कंपैरिजन नहीं करते। क्योंकि अगर सप्लायर मुझसे इस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लेने के लिए तैयार है तो मैं कंपेयर करूँगा इसको इससे कम को, इससे ज़्यादा को तो मैं कभी भी कंपेयर नहीं करूँगा। जो सप्लायर मुझसे इसके ऊपर कंपैरिजन मांगेगा, इसके ऊपर और इसके कम को हम कंपेयर करेंगे। अगर सप्लायर मुझसे इस क्वांटिटी पे ऑर्डर लेने के लिए तैयार है, यूक्यू की इस बात को मानने के लिए तैयार है, तो मैं इससे हाई के ऊपर तो कभी भी नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी हमारे पास मसला ये हुआ कि हमारे पास फिजिबिलिटी मिली सबसे हाई प्राइस के ऊपर, तो हमें तीनों को कंपेयर करना पड़ा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ठीक है जी, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसको सॉल्व करके देखें अपने पास। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है ना, तो और जो है अब ये जो है बस हमारा इन्वेंट्री का जो चैप्टर है ये हमारा एंड पर है, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंशाल्लाह लीनियर प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो उसका हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। ठीक है ना, नहीं पहले लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले हम एक इन्वेंट्री मॉडल्स को सॉफ्टवेयर पर रन करके सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर पे इन्वेंट्री मॉडल्स कैसे रन होते हैं। ठीक है ना, तो PMQM का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो पूरी कैलकुलेशन जो हमने इतनी मुश्किल से की, ये क्लिक पे कैसे होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।